हम लोग इससे पहले जो है कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज पढ़ चुके हैं, ये इसके प्रीवियस चैप्टर में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में इसका नाम नहीं है, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज मीन्स पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा पास हुआ है। स्टैट्यूटरी बॉडीज का मतलब ये होता है पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा पास हुआ है। और एक और वर्ड होता है रेगुलेटरी बॉडीज, मीन्स डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा, डिपार्टमेंट जो है वो कैसे काम करे, डिपार्टमेंट को रेगुलेट करते हैं। मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था कि जब आप शुरुआत के चैप्टर में जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया में हम लोग डिस्कस करते थे कि रेगुलेटिंग एक्ट मीन्स ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कि हाउ विल दे फंक्शन इन द दीवानी सिस्टम, तो इसका नाम दिया रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 फिर 1881 ऐसे करके दिया हुआ है ना। तो रेगुलेटिंग मतलब डिपार्टमेंट को कैसे रेगुलेट करना है। तो इसका पर्पस वही होते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन है, जस्टिस है, फिर आपका रेगुलेशन ऑफ द डिपार्टमेंट है, ये सब इनके पर्पस हो जाते हैं, डेवलपमेंट हो जाता है। या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का मतलब ये नहीं कि लेस इंपॉर्टेंट है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज तो इंपॉर्टेंट है ही। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है जैसे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है फिनांस कमीशन, करेक्ट। ये है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर इंस्टीट्यूशंस, ये वैसे इंस्टीट्यूशंस है, वैसी संस्था है that are not directly mentioned in the constitution, जो कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया है। यूपीएससी में एक पेपर होता है एसे, बीपीएससी में भी एक पेपर होता है एसे। बीपीएससी में 3 एसे लिखने पड़ते हैं, यूपीएससी में 2 एसे लिखने पड़ते हैं, ठीक है ना। लोग बोलते हैं बीपीएससी इजी है, नो, बीपीएससी डिफिकल्ट है। एसे पेपर्स और जीएस पेपर 2 जो बीपीएससी का है वो दोनों चीज यूपीएससी से ज्यादा डिफिकल्ट है, मेंस परीक्षा खासकर। तो यहाँ ऐसे पेपर जो बीपीएससी में है उसमें मान लिया कि क्वेश्चन आया था शायद कि जो इंस्टीट्यूशंस, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, दे आर नॉट डूइंग प्रॉपर जस्टिस विद द पीपल सेंटिमेंट, कि लोगों की भावनाओं के साथ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा काम नहीं करता है। और इस कंसेप्ट पे ऐसे लिखना है मान लिया 1000 वर्ड में, तो आप समझ रहे हैं कि डिफिकल्ट तो होगा ही। आपको ये सब आइडियाज होने चाहिए कि कौन कौन से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं। जो लोग इस आइडिया के बिना ऐसे लिखेंगे तो हवा में जाएंगे, तो नंबर ही नहीं आएगा। तो जब हमें एग्जाम निकालना है तो मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि एक कुछ स्टूडेंट होते हैं कट ऑफ मार्क्स पे टिके रहते हैं, इतना पे कट ऑफ हुआ मेरा तो बस 3 नंबर से छूट गया, इतना पे कट ऑफ हुआ मैं इंटरव्यू देने के बाद छूट गया। ठीक है, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, हो सकता है आप टॉपर के बराबर हो, लेकिन आपके स्ट्रैटेजी में कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जो टॉप मार्क्स लाने वाला अगर 900 ला रहा है तो हम 910 ला सकते हैं कि नहीं? बात समझे कि नहीं? टॉपर का जो नंबर है उससे ऊपर आप क्यों नहीं ला सकते हो? उसने एक रास्ता लकीर खींच दिया था, मुझसे ऊपर जाएंगे, वाई आई विल गो डाउन टू हिम। अरे पहले ही पता हो जाता है हमारा प्रिपरेशन का लेवल क्या है, तो प्रिपेयर इन एडवांस। यूपीएससी की तैयारी तो 10th क्लास तक भी हो सकती है, जीएस का अगर ढंग से पढ़ा दिया जाए तो, नहीं तो ग्रेजुएशन तक तो हो ही जाएगा। ग्रेजुएशन करते करते तो खत्म, मामला ही खत्म है। बिल्कुल कर सकते हैं, है कि नहीं? अगर छूट भी गया तब भी 1 साल इत्मीनान से बैठ के पढ़ लीजिए, हो जाएगा। इंडिया में जॉब लेना सबसे आसान है, इससे ज़्यादा आसान काम कुछ है ही नहीं।
तो यू कैन गेट द जॉब प्रोवाइडेड आप यूपीएससी के लेवल से प्रिपरेशन का ढंग कर लीजिए। बहुत सारे एग्जाम हैं, थोड़ा 2 महीना तैयारी करके उस एग्जाम को लिखिएगा, निकल जाएगा। बशर्ते आप यूपीएससी लेवल में एक बार जीभ को थोड़ा सा दांत से काटते हुए दबा कर 1 साल पढ़ लीजिए, ओनली 1 ईयर, एक सिस्टम से 8 घंटा पढ़िए, 8 महीना कम से कम पढ़ लीजिए, नौकरी निकल जाती है। इतना तो करना पड़ेगा, है कि नहीं, एक मनोयोग से। तो हम अभी क्या बात कर रहे थे कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के जो मशीनरी है वो फेल कर रहा है, लोगों के सेंटिमेंट के हिसाब से नहीं आ रहा है। इस पर मान लिया लिखने का ऐसे आ जाए, तो आपको ये सब कंसेप्ट तो पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से मशीनरी हैं। रेगुलेटिंग बॉडी होंगे, कुछ स्टैट्यूटरी बॉडी हैं और कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नहीं। तो some are created by acts of parliament, so they are called statutory bodies. स्टैट्यूटरी बॉडी कौन है? जो पार्लियामेंट के एक्ट से पास होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन है? जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका जिक्र होता है, प्रोविजंस है, जस्ट लाइक सीएजी, फिनांस कमीशन, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में उसका आर्टिकल डिसाइडेड है। सो सम आर क्रिएटेड बाय द एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन। तो एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन वर्ड जो है मतलब डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उसको कहते हैं नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज। दीज बॉडीज हेल्प इन पॉलिसी मेकिंग। इस बॉडी का काम पॉलिसी मेकिंग का है। जैसे नीति आयोग नीचे लिखा हुआ है, नीति आयोग। पहले प्लानिंग कमीशन होता था। क्या होता था? प्लानिंग कमीशन। पहले जब प्रेजेंट गवर्नमेंट जो एनडीए की गवर्नमेंट है ये जब आई 2014 में, तो इन्होंने बोला कि प्लानिंग कमीशन जो है बड़ा मतलब कि ठीक है, लेकिन इसके प्लानिंग के हिसाब से ज़्यादा काम हो नहीं पा रहा है। इनका अपना असेसमेंट था। बट इससे पहले जब हम लोग यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम लिखे तो हम लोग का प्लानिंग कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट था। हम लोग प्लानिंग कमीशन के हिसाब से स्टडी करते थे कि इस प्लानिंग कमीशन में क्या क्या प्लान है, कौन कौन सा एक्सपेंडिचर प्लानिंग में रखा गया है, क्योंकि उसी के हिसाब से हम लोग को लगता था कि जीएस पेपर 2 हमारे टाइम में होता था कि जीएस पेपर 2 में इसी के हिसाब से क्वेश्चंस पूछेगा। इसके लिए हम लोग एक गवर्नमेंट की किताब आती थी जिसको कहते थे इंडिया। तो इंडिया मान लिया अभी 2025 चल रहा होगा मार्केट में, तो इसको हम लोग बहुत पढ़ते थे। अभी ठीक है, अभी भी ये किताब का इम्पोर्टेंस है। हम आपको इंडिया का जो वो पोर्शन है वो हम आपको अलग सब्जेक्ट के अपनी 8 किताबों में ही डाल देंगे, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू 8 बुक्स। 8 किताब में आपका पूरा जीएस पोर्शन करीब करीब खत्म हो जाता है ना। वो 8 किताब को बार बार पढ़ना है। और 8 किताब का मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, इसका वजन 9th और 10th के किताब को तराजू में एक जगह रख दीजिए और एक रख लीजिए तो उससे कम होगा 8 किताबों का वजन, ठीक है ना। क्योंकि ये इसका फॉन्ट साइज भी बड़ा होगा 9th 10th की किताबों से, तो वजन भी कम होगा, फॉन्ट साइज भी बड़ा होगा। लेकिन पढ़ना कैसे है? जैसे 9th और 10th में पढ़ते थे, पढ़ना चाहिए। 9th और 10th में कैसे पढ़ते हैं? एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं? बिना एक्सरसाइज कीजिए पढ़िएगा तो इससे बढ़िया कि छोड़ दीजिए, और भी काम है दुनिया में, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आपको एक्सरसाइज कर करके पढ़ना होगा उन किताबों को। वही किताब से हम पढ़ा भी रहे हैं आपको। हम क्यों पढ़ा रहे हैं? हम आपको लेक्चर नहीं ले रहे हैं। आई एम नॉट गिविंग यू लेक्चर लाइक द यूट्यूब। हम नहीं देते हैं उस तरह का लेक्चर। हम क्या कर रहे हैं? आपको किताब पढ़वा रहे हैं कि आप झक मार के जाइए, किताब पढ़िए। तो पढ़ेगा कौन? हम नहीं पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ेगा कौन? आप पढ़ेंगे। क्या चीज़ पढ़ेंगे? किताब को। किताब के साथ बात करना सीखिए, मेरे से नहीं। मेरे से खाली गाइडेंस लीजिए कि किताब कैसे पढ़ना है, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा हमारा रोल नहीं है, ठीक है ना। और जो लेक्चर प्रचार के लिए देना है वो लेक्चर हम अलग बनाएंगे, है ना। वो लेक्चर अलग होता है प्रचार के लिए, जिसमें लेकर कितना ज्ञानी आदमी है, कितना चीज़ जानता है, वो एक अलग लेक्चर है। ये आपको किताब पढ़ाने का लेक्चर है, क्लियर है ना। तो इसमें आपको देखना होगा कि वाई इट इज कॉल्ड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ये क्या है कि एंटी करप्शन वर्क, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, डिस्प्यूट सेटलमेंट। याद रख लीजिएगा, स्टैट्यूटरी बॉडी के ये 6-7 वर्क होते हैं।
इस पर्पस से बनाया जाता है। इस सब का मेन पर्पस क्या है? पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। क्या मतलब है? कि सरकार का जो पैसा आया है वो सही ढंग से, सही मेथड से जनता तक पहुंच पा रहा है कि नहीं। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के लिए ही ये सब बातें की गई हैं कि हम जो है, और ये सस्टेनेबल रहेगा कि नहीं, ये हमेशा इस्तेमाल में आएगा कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि बाढ़ के पहले सड़क बनाया गया और बाढ़ में बहने का इंतजार कर लिया गया ताकि फिर बाढ़ के बाद बना दिया जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ऐसे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास कि नहीं? एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। जैसे भारत देश में पुल बनाए जाते हैं, पुल बहुत ज्यादा टूट रहा है। पुल बहुत ज्यादा टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? गंगा नदी पर पुल अभी हाल में टूट गया। अब पुल टूटते जा रहा है, हर बार बाढ़ में एक दो पुल टूट जाता है, या वैसे भी पुल टूट जाता है। जबकि पुराने जमाने के पुल थोड़ा कम टूट रहे हैं। तो क्या कारण है? पुल टूटना मतलब बहुत बड़ा नुकसान है। करीब करीब 100 करोड़ 200 करोड़ का पुल रहता है और टूट जाता है। क्या कारण है? इसे एग्जामिन कौन करेगा? देयर हैज टू बी वे एंड आउट। इसका रास्ता बनना चाहिए। क्या कारण है? तो पुल का जो है, आप ध्यान से अगर सोचिएगा तो टूटने का क्या कारण हो सकता है। अगर आप पान दुकान वाले हैं और रोड छाप बात करने वाले हैं तो आप बोलिएगा करप्शन बहुत है। क्या है? करप्शन बहुत है। लेकिन मान लिया करप्शन न भी हो तब भी पुल टूट जाएगा। कारण कभी सोचा है? एकदम बढ़िया पुल बना, जैसा स्टैंडर्ड है वैसा पुल बना दे, फिर भी टूट जाएगा। ये कभी सोचा है? नहीं सोचा है। ये आईएएस का दिमाग ऐसे चलना चाहिए। क्योंकि पुल का लोड कैपेसिटी दिखा रहा है 10 टन, कि एक गाड़ी 10 टन का अगर चूं से पार कर जाए पुल के इस पार, मान लिया ये पुल है, ये पुल पे पार कर जाए एकदम लगातार, तो इसका जितना पिलर बना हुआ है सब पिलर पे लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन से गाड़ी चलते रहे तो। लेकिन इस गाड़ी पे मान लिया कि हम वजन डाल दें 17 टन या 20 टन, और गाड़ी जो है कि ब्रेक मार मार के चल रहा है, तो आपने पढ़ा है कि नहीं इम्पैक्ट फिजिक्स में? तो इम्पैक्ट, गाड़ी चली गई और गाड़ी रुक रुक के जाए तो इम्पैक्ट किस में ज्यादा होगा? रुक रुक के जाएगा। तो टक 20 टन का लोड बीच में पड़ा। अब 2 पिलर है और 2 पिलर के बीच में यहाँ पर जो से गाड़ी टक टक मारे जा रहा है, अगला गाड़ी भी पिछला गाड़ी भी, पिछला गाड़ी भी अगला गाड़ी भी, तो ये पुल गिरेगा कि नहीं गिरेगा? क्योंकि लोड तो डिस्ट्रीब्यूशन इधर है और इधर है। तो पुल गिरने का मेन कारण क्या है? ट्रैफिक का रुकना और ओवरलोड होना। क्या ओवरलोड क्यों होता है भाई? जब पुल के ऊपर में 10 टन की गाड़ी जानी है तो 20 टन की गाड़ी क्यों जा रही है? क्या जा रही है कि नहीं जा रही है? एक बालू वाला गाड़ी का जरा लोड देख लीजिए। पता है कि एक गाड़ी के ऊपर में जब बालू लाद दिया जाता है, जिस गाड़ी का लोड कैपेसिटी 10 टन दिखाया जाता है, जब बालू लादा जाएगा तो बालू का डेंसिटी नापिए और उसका लोड नापिए तो पता लगेगा 20 टन से ऊपर जाता है। मोरिंग वाली गाड़ी जो है 20 टन से ऊपर जाएगा, गिट्टी वाली गाड़ी 20 टन से ऊपर जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो पुल गिरने में किसका योगदान ज्यादा है? एडमिनिस्ट्रेटर का। कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है, पीछे में जो पुलिस वाले हैं या पीछे में जो एजेंसी है या जो डीएम साहब है, उसे रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं कि गाड़ी को कांटा पर तौलाओ, अगर इससे ज्यादा है तो लोड उसको उतरवाओ, अब फिर बोलो कि जब लाइन में आए तो फिर एक कांटा पर बीच में तौला जाए, और बीच में एक डिजिटल बोर्ड लगा रहे कि रोड पे जैसे ही गाड़ी पार करे सबका वेट लिखाते जाए, तब पुल नहीं टूटेगा। करप्शन के अलावा भी ये मैटर है कि नहीं है? हु विल एनालाइज दीज थिंग्स? इंटरव्यू में यही सब क्वेश्चन से पूछा जाता है। आपके अंदर में वो कीड़ा है कि नहीं, जिस कीड़ा से ब्यूरोक्रेसी का जांच हो सके, वो कीड़े की जांच यही होती है।
नहीं तो पान दुकान वाला बात करने वाले तो पूरे हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं लोग, करप्शन बोलने वाले तो सभी बैठे हुए हैं। आर यू क्लियर और नॉट? तो बेसिक चीजों को आपको समझना है, न्यूज़पेपर में जो चीजें आती है उसको समझना है। यहाँ जो स्टैट्यूटरी बॉडी जो है ये सभी इन चीजों को समझने के लिए बनाए जाते हैं। जो प्रॉब्लम है उसका क्या सोल्यूशन है, व्हाट आर द रोड मैप, क्या उसका अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है, क्या वास्तविकता है, इसके लिए सब प्रॉब्लम बनाए जाते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो भाई क्या करना होगा, रेगुलेशन करना है। रेगुलेटिंग वर्ड यहाँ लिखा होगा, रेगुलेशन ऑफ मार्केट। धनिया पत्ता जो है वो मार्केट में कभी जो है एक बंडल मुफ्त में मिल जाता है 10, और कभी जो है सो आपको मिलता ही नहीं है, बहुत महंगा मिलता है। हाउ विल यू रेगुलेट धनिया पत्ता? किसान के यहाँ बहुत सस्ता मिलता है, मार्केट में बहुत महंगा आ जाता है। हाउ इट कैन बी रेगुलेटेड? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कैसे मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस को कम करेंगे, तो ये सभी जो है आपको स्टैट्यूटरी बॉडीज है। दिस विल बी कमिंग अंडर द सिलेबस में। हमारा टॉपिक होगा गवर्नेंस। किस टॉपिक में होगा ये डिस्कस? गवर्नेंस। और गवर्नेंस से बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, चाहे बीपीएससी का इंटरव्यू हो चाहे यूपीएससी का इंटरव्यू हो। अगर आप इस तरीके से तैयारी कर लेते हैं जैसे हम बता रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी पर वर्क करते हुए, किताब को ध्यान से स्टडी करते हुए, न्यूज़पेपर से अपने को जोड़ते हुए तैयारी करते हैं, तो स्वाभाविक है कि हिंदुस्तान में इस तैयारी के बाद बहुत आसान है नंबर लाना, है ना। और नीति आयोग की बात करते हैं, ये 2015 में इस्टेब्लिश हुआ। इसके पहले इसका क्या नाम था? प्लानिंग कमीशन। सेम बिल्डिंग, सेम सेट ऑफ ऑफिसर्स। पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा इसको इन्होंने कर दिया कि ये आपका नीति आयोग का इस्टेब्लिशमेंट कर दिया। इट वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज बाय द कैबिनेट कमिटी मीटिंग, ठीक है ना। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये फुल नेम है। नीति का नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति, है ना। 1 जनवरी 2015 नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया। हम बहुत मिनिमम वर्ड में आपको बुक दे रहे हैं ताकि आपको वर्ड का लोड न पड़े। नहीं तो मैंने देखा क्या है कि ज़्यादातर बुक्स जो है वर्ड का लोड बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। और आपका वर्ड का लोड कितना कम होना चाहिए? 8वां क्लास के बराबर। हम बोलते हैं 9th 10th की किताब है, लेकिन आपका लेवल क्या होना चाहिए इंग्लिश का? 8वां क्लास। उसके ऊपर की इंग्लिश की ज़रूरत यूपीएससी को नहीं है, क्योंकि आपकी बातें तो फाइल में ऐसी लिखी जानी चाहिए कि जनता को भी समझ में आ जाए, सिंपल आदमी को समझ में आ जाए। अगर आप बहुत वेगा बॉन्ड इंग्लिश लिख दीजिएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी लोगों को। हमारे स्टाफ लोग बेचारों को तो हालत खराब हो जाएगी, सर क्या लिख दिए हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए आपका लैंग्वेज का लेवल भी अपना 8th स्टैंडर्ड तक ही रखना है ना। तो ये जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि एकदम इंग्लिश नहीं जानेंगे, रट लेते इंग्लिश नहीं। एक बेसिक लेवल पे आपकी इंग्लिश आनी चाहिए, बेसिक लेवल पे आपकी हिंदी होनी चाहिए। नीति आयोग एक्ट एज ए पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट गिव्स लॉन्ग टर्म पॉलिसी आइडियाज, स्ट्रैटेजिक एडवाइस, यही वर्ड में बोला। स्ट्रैटेजिक एडवाइस क्या है? पुल क्यों टूटता है। अभी आप बताइए, अभी का आज का हिंदू न्यूज़पेपर है, उसमें एक पेज, फर्स्ट पेज के पीछे लिखा हुआ कि हैदराबाद में बारिश के कारण क्या स्थिति हुई। हैदराबाद में लिखा हुआ, उसका नाम दिया साइबराबाद। आज सुबह सुबह मैं यही न्यूज पढ़ रहा था। साइबराबाद मतलब कि वहाँ पर आईटी का पूरा हब है और नया तरह का टाउन बनाया गया हैदराबाद के वेस्टर्न साइड में, पश्चिमी साइड में। और वहाँ पर क्या हुआ कि 9 जून को, इसी 9 जून को 3 बजे बारिश हो गई और 1.5 घंटा के अंदर में 10 सेंटीमीटर बारिश हो गया, 2.5 इंच बारिश हो गया। 1 घंटा में अगर 1 इंच बारिश होती है तो बहुत तेज बारिश है, और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर 1.5 घंटा के अंदर में हो गया। बात समझे।
और ये बारिश जो 1.5 घंटा में हुआ उसके बाद क्या हुआ, रोड पे जो है 1 मीटर से 1.25 मीटर तक पानी जमा हो गया। अब गाड़ी चलेगी? लोग 3:30 बजे बारिश हुआ, 5 बजे खत्म हुआ, और उसके बाद ऑफिस वाले लोग बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, न ओला मिल रहा है, न उबर मिल रहा है, न कोई व्यवस्था हो रही है। लोग इतना इतना कमर भर पानी में भी डूबते हुए मेट्रो तक गए। मेट्रो तक गए तो मेट्रो फुल चल रहा है। अब आधा घंटा में जिस जगह को पहुंचना है अपने घर पे, रात के 11:30 बजे पहुंचते हैं। 5 बजे शुरू किए और कब पहुंचे घर को? रात को 11:30 बजे। ये शहर कब बसाया गया भाई? ये ज्यादा दिन नहीं हुआ, 25 साल पहले, 2002 के आसपास में। 2002 में जो प्लानिंग किया गया वो शहर में ये तो है नहीं कि एकाएक बारिश हुआ है। प्री समर मतलब कि मानसून के पहले जो बारिश होती है खासकर इस एरिया में, वो ऐसे ही होती है। क्यों ऐसी होती है? हर साल होती है। कारण है कि हैदराबाद में जो अरबियन ओशन और इंडियन ओशन दोनों साइड के प्रेशर जोन का डिफरेंस ज़्यादा पड़ जाता है। वहाँ पर लो प्रेशर होता है, दोनों साइड से प्रेशर आता है और बारिश वहाँ पर एकाएक पोर करता है और करीब 2 स्क्वायर किलोमीटर में एकाएक बादल बरस जाएगा। तो एकाएक बादल बरसा तो पानी निकलने में तो टाइम लगेगा। तो किसी ने टाउन की प्लानिंग जो किया होगा 2002 में, ये सोच के तो नहीं किया होगा। या जिन लोगों ने बिल्डिंग का प्लान का परमिशन देते बिल्डिंग बनाने का, वो ये सोच के नहीं दे रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो आपको फ्यूचरिस्टिक लोड के हिसाब से प्लानिंग करना किसका काम है? नीति आयोग का। नीति आयोग को स्ट्रैटेजिक एडवाइस देना है कि आप जो एक काम कर रहे हैं। बॉम्बे में क्या होता है? बॉम्बे में जब कोई समुद्र बगल में है, बारिश आता है, रोड पे इतना पानी, कारण क्या होता है? पॉलीथीन जाकर ड्रेनेज को चोक कर दिया है। मतलब कि जो म्यूनिसिपैलिटी वो काम नहीं कर रहा है, तो म्यूनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम नहीं कर रहा है कि पॉलीथीन को आप सही तरह से डिस्पोजल करवाइए, नाले में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो क्लॉग कर देगा। तो इस पर जो काम करने के लिए एडवाइस देना, हेल्प ताकि ये लोग ठीक से काम करें, ये किसका काम है? ये नीति आयोग का काम है। बात समझे कि नहीं? इंपॉर्टेंट वर्क है कि नहीं है नीति आयोग का? तो नीति आयोग जो है सेंटर और स्टेट कैसे काम करेंगे अच्छे से, हाउ विल इट वर्क। अभी मैं कुछ दिन पहले एक जगह गया था, शिवहर के बगल में एक गांव में एक था, कुछ पगड़ी वगैरह जो होता श्राद्ध कार्यक्रम। तो मैं बोला कि गांव तो बड़ा उपजाऊ है आपका, बहुत अच्छा है, और बाढ़ आता है कि नहीं? बोला कि बाढ़ तो अब बंद हो गया आना। बड़ा खुश था गांव वाला। एक बूढ़ा आदमी बोलता है कि साहब एक दिन कहीं यहाँ का बांध टूट गया ना, तो ये गांव जो है 6 फीट गहरा हो जाएगा, पूरा खोद के ले जाएगा गांव को। अब बताइए, वो बुजुर्ग आदमी का दिमाग ज्यादा है। लोग खुश हैं वहाँ के कि बाढ़ नहीं आ रहा है और हमारा जमीन का फसल का नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन एक डेंजर वहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि किसी दिन बांध मतलब तो लंबा सा बांध चलता है, एक जगह खाली छेद करे, ये गांव कहाँ चला जाएगा। दिस हैपेंड उसके नियर का बेलखंड में, यही हुआ अभी हाल में, बांध टूट गया। ये सब काम किसको करना है? सेंटर को, नीति आयोग को, स्टेट को एडवाइज करना है कि मेगा डैम प्रोजेक्ट आप नॉर्थ बिहार में लगाइएगा, कोशी वाली स्थिति हो जाएगी, गांव का गांव साफ हो जाएगा कभी भी बांध टूटेगा तो। समझे कि नहीं? तो दिस इज द बेसिक वर्क। हम क्यों इतना समझा रहे हैं आपको? क्योंकि इंटरव्यू में इसी तरह का आपसे क्वेश्चन पूछेगा। कहाँ आपका घर होता है भाई? तो हाजीपुर। हाजीपुर का ड्रेनेज प्लान क्या होना चाहिए? किस तरह वहाँ से ड्रेनेज होता है? क्या सिस्टम वहाँ पर? कौन कौन नदी वहाँ पर कॉन्फ्लुएंस में आता है? समझ रहे हैं कि नहीं? वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि मान लिया कि अभी हैदराबाद में न्यूज़पेपर में बड़ा अच्छा दिया हुआ है कि आपको 5000 क्यूसेक वाटर जो है आपको प्रति घंटा के हिसाब से निकालने की जरूरत थी। मतलब कि करीब 10,000 पानी का टंकी का पानी एक के बार में गिर गया 1.5 किलोमीटर एरिया में।
10,000 पानी का टंकी एक बार में गिर जाए इतना बड़ा एरिया में, जो आपका मोहल्ला है इसमें, तो क्या स्थिति होगा? समझ गए ना? तो विजुअलाइजेशन करा रहा था न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर सेंटर एंड स्टेट वर्क्स एज पार्टनर, बॉटम अप अप्रोच। प्लानिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द विलेज, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट्स। प्लानिंग कहाँ से है? नीचे लेवल से शुरू करना है। गांव का बूढ़ा आदमी जो बोला कि हमारा बांध टूट जाएगा तो गांव पूरा नीचे से बह जाएगा, उसकी बात सुनने वाला आदमी चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो उसका अप्रोच लगाना चाहिए, इंजीनियर से बात करके कि क्या रास्ता होगा। तो भाई चेक डैम बनाना चाहिए नॉर्थ बिहार में। चेक डैम बनेगा तो अधवारा समूह के नदियों में तो खेती भी होगी और बाढ़ भी नहीं आएगा। चेक डैम का क्या प्रोजेक्ट बनना चाहिए? तो देयर शुड बी लॉन्ग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। सेंटर एंड स्टेट वर्क टुगेदर, थिंक टैंक, गिव आइडियाज। यहाँ मान लिया आपका नीति आयोग में पोस्टिंग हो जाए तो आपका काम क्या है? इस तरह का आइडियाज को घूम घूम कर देना। पॉलिसी सपोर्ट, रिसर्च एंड इनोवेशन, मॉनिटरिंग, रिव्यूइंग स्कीम्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स। समझ, हर वर्ड का मीनिंग है। चेयरपर्सन कौन है? ये क्वेश्चन पूछ दिया बीपीएससी में पिछली बार कि नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो नीति आयोग का चेयरमैन, फाइनेंस कमीशन में चेयरमैन चुने जाते हैं। नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। वाइस चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। फुल टाइम मेंबर्स होंगे, पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे। ठीक। यूनियन मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंटेड बाय पीएम। गवर्निंग काउंसिल होता है, इसमें पीएम है, चीफ मिनिस्टर है और यूनियन टेरिटरी के गवर्नर्स वगैरह होंगे। रीजनल काउंसिल क्रिएटेड व्हेन नीडेड फॉर रीजनल इश्यूज। रीजनल काउंसिल बनाए जाते हैं, जैसे तिरहुत डिवीजन है आपका, तिरहुत कमिश्नरी है, तो यहाँ पर नदियाँ काफ़ी फ्लो करती हैं। दरभंगा है, दरभंगा रीजन भी बाढ़ प्रोन रीजन है। कुर्सेला आपका कटिहार रीजन, वो भी बाढ़ प्रोन रीजन है। तो इन सबों में कैसे रीजनल काउंसिल बना के हम लोगों का जान माल की क्षति से बचाएंगे, ये सब काम करने के लिए प्लानिंग कमीशन पहले काम करता था। अब कौन काम करेगा? नीति आयोग। नीति आयोग के अलग अलग विंग है, रिसर्च विंग, कंसल्टेंसी विंग, टीम विंग। गाइडिंग प्रिंसिपल्स, नीति आयोग फॉलो प्रिंसिपल सच एज प्रो पीपल। लोगों के जान माल की क्षति ना हो, क्या सरकार का नहीं, लोगों के प्रति प्रोएक्टिव। समस्या आए उससे पहले निदान ढूंढो। असली प्लानिंग क्या है? एक हम बोलते हैं स्मार्ट। स्मार्ट का डिफिनेशन क्या है? प्रॉब्लम आने वाला है, पहले ही से तैयार होकर हम सोल्व कर लिए कि प्रॉब्लम आएगा तो हम तैयार हैं। इसको कहते हैं स्मार्ट। जो आदमी प्रॉब्लम को फोरसी न करे, आने वाले प्रॉब्लम को न देखे, तो आदमी परेशानी होगी कि नहीं होगी? आज के दिन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया है? मोस्ट ऑफ द मेल्स आर इरिस्पॉन्सिबल। ज्यादातर पुरुष जो है गैर जिम्मेदार हैं, लेकिन शादी करनी है उनको और फिर जिम्मेदार भी नहीं रहना है। ये प्रॉब्लम है कि नहीं इंडिया में आज के दिन में? तो व्हाट इज द वे आउट? तो जो फीमेल्स हैं, इनको पहले ही से तैयार होकर बैठना है कि जिसे शादी होने जा रही हो तो गैर जिम्मेदार होने ही वाला है। 2 साल के बाद तीसरे साल गैर जिम्मेदारी दिखा देगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द का रिजल्ट यही दिख रहा है। तो फीमेल को क्या करना होगा? ज्यादातर की बात है, यू आर फॉर्चुनेट इनफ, या आप लोगों में से कुछ फॉर्चुनेट है जिनको जिम्मेदार हस्बैंड मिल जाता है। तो फीमेल को क्या करना होगा? अपना पैर मजबूत करके शादी करनी होगी, है कि नहीं? फीमेल के पेरेंट्स को क्या करना होगा कि अपनी डॉटर के नाम से प्रॉपर्टी का शेयर दे देना होगा पहले ही, उसका पैर मजबूत कर दो, दहेज मत दो। क्या अभी क्या हो रहा है? शादी में 25 लाख रुपया खर्च करेंगे। अब 25 लाख रुपया खर्च करेंगे और उसमें से लड़की को फायदा कितना का होगा? 5 लाख का। बाकी 25-20 लाख कहाँ जाएगा? बाथरूम के गटर में नहीं। सब खा के कल होके बाथरूम में ले जाएगा, यही होगा ना। 5 लाख से ज्यादा लड़की को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा इसमें।
अब 20 लाख जो है वो कहाँ जाएगा? वो खाली आंख देखेगा, कल होके गायब हो जाएगा। पंडाल लगेगा, महल बनाया, ताजमहल के अंदर में शादी किए हैं, और ताजमहल कल होके क्या चला गया? कल होके वहाँ स्यूअर्ट घूम रहा है? नहीं, क्योंकि ताजमहल गया टेंट हाउस वाले का, और कल होके स्यूअर आएंगे और खाना खाएगा बचा हुआ। यही ना होता है। तो 20 लाख तो चला गया, लड़की के फायदे में नहीं आया। ये 25 लाख जो आप दे रहे हो, 25 लाख का उसको फिक्स डिपॉजिट कर दो, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम में डाल दो, लड़की को प्रॉपर्टी लिख दो उसका, है कि नहीं? अब 20-25 हजार में शादी कर दो। क्या? तो आप पैर मजबूत करके भेज रहे हो ना। तो आई एम टेलिंग दैट इन द सिमिलर वे गवर्नमेंट शुड ऑल्सो फंक्शन। प्रोएक्टिव हो जाओ भाई, क्या समस्या आने वाली है पहले ही दिमाग लगा लो। क्लियर है कि नहीं? तो देयर आर बेसिक प्रॉब्लम्स। हम नॉट ओनली आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ फीमेल्स, मेल्स के भी प्रॉब्लम है। क्या होने वाला है? यू विल गॉट अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो आपको क्या करना है? आपको पहले से स्ट्रेटजी बना के रखना है, कहाँ कहाँ मेरे घर में झगड़ा हो सकता है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। उसके लिए पहले रास्ता निकाल के रखो। क्या आप जो है सो आपकी मदर को प्रॉब्लम होगा, तो गिव समथिंग टू मदर, ताकि उसका फिनेंशियल सिक्योरिटी रहे अपना, झगड़ा ही नहीं होगा। सही बात है कि नहीं? मदर क्या बोलेगी? मेरी डॉटर को नहीं पूछा जा रहा है, तो इसको दे दो ना कुछ 20,000-25,000 रुपये महीना का कुछ उपाय लगा दो मदर को, ताकि वो अपने डॉटर को, अपने नाती नतनी को भी अपना देते रहे, खुश रहे वो भी। तो झगड़ा कम होने की संभावना रहेगी। 2 किचन बना दो, कि थोड़ा इधर मम्मी का भी किचन में भी हम लोग खा लेंगे, लेकिन अपना किचन भी रख लो। तो देयर वेज एंड मीन्स वी हैव टू एनालाइज, so that we have to be proactive. It is not only that कि खाली जो है एक गवर्नमेंट का स्कीम को समझना, अपने को भी थोड़ा मात मंथन कर लेना चाहिए। नहीं, लाइफ स्किल। इसीलिए हमारा जो चैनल है उसमें हम एक बात करते हैं लाइफ स्किल का, कि हाउ विल यू मेक योर लाइफ स्किल बेटर। जॉब के साथ फैमिली को कैसे चलाओगे, ये भी हम लोग डिस्कस करते हैं उस चैनल्स में। लाइफ में कैसे खुश रहोगे, कैसे अपने लेवल को ठीक रखोगे, बिना करप्शन किए भी खुश रह सकते हो। करप्शन करोगे तो सबसे ज्यादा परेशान कौन होगा? करप्शन में अगर पैसे बहुत बना लिए तो आप यकीन मानो कि आपका आत्महत्या करने का चांस 3 गुना ज्यादा है आपका, और आप जल्दी मर जाए इसकी कामना करने वाले घर के भी लोग हैं। आई नो दिस थिंग्स, ये होता है। एक हम इंक्वायरी कर रहे थे, तो एक आईजी रैंक का ऑफिसर था, वो बोला कि मेरी वाइफ चाहती है कि मैं जल्दी मर जाऊं, तो मैं डिप्रेशन में तो हूं ही, तो मेरे बगल में मेरा सर्विस लोडेड रिवॉल्वर रख दिया जाता है, किसी दिन मैं अपने को शूट कर लूँ। बोला क्यों ऐसा लगता है? बोला कि सर इतना है कि अगर मैं मर जाता हूँ तो प्रॉपर्टी बच जाएगा, इंक्वायरी खत्म हो जाएगा। अगर मैं जिंदा हूँ तो मेरे द्वारा प्रॉपर्टी का उगाही कर लेगी सरकार, इसलिए घर वाले चाहते हैं मर जाए। और वाकई में एक बार मैं इंक्वायरी का डेट लेने गया तो पता लगा कि मर गया वो आदमी और सुसाइड कर लिया। तो आपके करप्शन करने से सबसे ज्यादा परेशान तो आप ही होगे, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं सुधरने वाली है। तो प्रॉब्लम क्या है? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस इज वी आर डिस्कसिंग अंडर लाइफ स्किल्स। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, है कि नहीं? पार्टिसिपेशन, एम्पावरमेंट, इंक्लूजन, सबको लेके चलने का, इक्वलिटी, ट्रांसपेरेंसी, सस्टेनेबिलिटी, ये सब गाइडिंग प्रिंसिपल है नीति आयोग का। चलिए हम लोग दूसरा एक देख लेते हैं। लोकपाल एक्ट अभी आया, सीवीसी के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, अभी पढ़ लीजिएगा इसको, पिछला क्लास का। सीवीसी लोकपाल जो है यही पर्पस का था, ताकि जनता और गवर्नमेंट मिल के करप्शन को ठीक करे। क्योंकि जनता को पता रहता है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को पता रहता है कि कैसे करप्शन पिंच कर रहा है, और गवर्नमेंट मशीनरी में भी लोग एक्सपीरियंस रहता है। दोनों मिल के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। लोकपाल सेंटर और लोकायुक्त मतलब स्टेट, लिखा भी होगा यहाँ पर। एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टिगेट करता करप्शन को, कंप्लेन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स। लोकपाल लोकायुक्त है ना, सेंटर एंड स्टेट।
लोकपाल का आइडिया जो है वो आपका एम्बुड्समैन में आया, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है 1960 का। इसने रिकमेंड किया लोकपाल और लोकायुक्त का। बिहार में भी लोकायुक्त है, लोकपाल, लेकिन फंक्शनल ज़्यादा नहीं है अभी तक भी। किसी कतिपय कारणों से सरकार इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है, समझे ना। इस पर बहुत ज़्यादा इनको पावर नहीं दिया जा रहा है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बनाए जाने की जरूरत है। अभी क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। अभी इसको हमको कॉन्स्टिट्यूशनल बनाना है। दे डिमांड बिकम सेंट्रल एंटी करप्शन मूवमेंट। अन्ना हजारे के टाइम में इस पर काफ़ी बातें हुई, और इस अन्ना हजारे के इस मूवमेंट से निकल के अरविंद केजरीवाल आए, जो कि बाद में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने, वॉट एवर द रीजन। लेकिन लोकपाल बहुत एक्टिव नहीं हो पाया सेंटर में। 2013 में पास हुआ, और इसी के फोर्स के कारण 2013 में इतना लोकपाल की बातें होने लगी कि बीजेपी को मौका मिल गया कि कांग्रेस गवर्नमेंट जो है बहुत करप्ट है। और कांग्रेस गवर्नमेंट भी इसीलिए आ गए 2014 में। इसी में अन्ना हजारे के कारण अरविंद केजरीवाल भी आ गए। सेंटर में कांग्रेस गवर्नमेंट चली गई, बीजेपी आ गई। तो ये आपका इसने सेंटर में बना तो दिया लोकपाल, स्टेट में बन तो गया लोकायुक्त, but it is not functional. Government machinery has failed to come up to the people's expectation. सरकारी संस्थाएं जो है भारत देश के जनमानस की भावनाओं के अनुकूल अभी तक नहीं उतरी हैं, प्रभावी नहीं हो पाई हैं। ये जो ऐसे पूछा जाएगा तो इसमें ये टॉपिक आएगा कि नहीं आएगा? हवा में तो नहीं लिखना होगा, क्योंकि यूपीएससी तो फाउंडेशनल एग्जाम है। तो यूपीएससी का जब फाउंडेशन लेवल एग्जाम लिखेंगे, उस एशिया में ये टॉपिक के ऊपर में लोकपाल लोकायुक्त के बारे में नहीं लिखेगा, तो ऐसे लिखने वाला बोलेगा कि तो हवा वाला आदमी है, जाने दो इसको, एमपी का इलेक्शन लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, जो भी करेगा। एमपी लोग भी बड़ा धरती पकड़ होते हैं, ऐसा नहीं है। उन लोग का भी ग्राउंड लेवल का वर्क होता है, लेकिन लड़ तो सकते ही हैं हवाबाजी करके। तो ये बात समझना होगा कि ये आपको यहाँ पर अगर पढ़ते हुए हम क्या बात करते हैं, WAR, राइटिंग तो कीजिए ही, एसोसिएशन करने का क्या तरीका होगा। वेरी गुड, एकदम सही बात बोले हो अमृतांशु, यू हैव डन टोल्ड द क्रक्स ऑफ द वर्ड। जितने क्वेश्चन बनाओगे प्रीवियस ईयर का या टेस्ट पेपर, उतने तरीके से दिमाग खुलेगा। ये क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, ये कहाँ से आएगा, ठीक है ना। कंपोजिशन ऑफ लोकपाल, 1 चेयरपर्सन, 10 मेंबर्स, 50% जुडिशियल मेंबर्स की बात कर रहा है। 50% मेंबर्स जो है वो SC ST OBC वगैरह का आएगा। एक सिलेक्शन कमेटी बनाने की बात कर रहा है, और सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन लोग रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर, ये सब याद रख लीजिएगा, स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक जूरिस्ट, ये सब मिलके सेलेक्ट पैनल बनाएंगे, और वैसे अधिकारियों को और वैसे जनप्रतिनिधियों को चुनेंगे जो लोग इस पे काम कर रहे हैं। सेलेक्ट पैनल, हो सकता है कोई मुखिया बहुत अच्छा काम कर रहा, उसको इसमें ले जाएंगे, तो कुछ ग्राउंड लेवल की जानकारी है। कोई महिला बहुत अच्छा काम कर रही है अपने फील्ड में अपने तरीके से, जैसे बिहार में एक महिला है तो सुधा वर्गीस, शी इज डूइंग एग्जाम्पलरी गुड वर्क फॉर द मुसहर कम्युनिटी वुमन। तो उसको बहुत सारे स्कीम के बारे में लड़ती रहती है कि भाई कहाँ पर काम चल रहा है, लाइक दैट। ऐसे लोगों को सेलेक्ट कमेटी उसको चुन सकता है। ये जो जुरिस्डिक्शन ऑफ करप्शन कंप्लेन कैन इंक्वायर करप्शन कंप्लेन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। बताइए कितना पावर दिया है, लेकिन काम कर रहा है। कभी सुना है न्यूज़पेपर में कि लोकपाल ने इसके कारण इस यूनियन मिनिस्टर पर चार्ज लगाया है? कभी नहीं, कभी आया है कभी? अभी तक CVC पे भी नहीं दिख रहा कि CVC भी पहले किया है। CVC ने 2014 के पहले 2011 में किया, कॉमनवेल्थ गेम्स पे बहुत काम कर लिया, 2G स्पेक्ट्रम में काम किया, पहले कर रहा था। लेकिन आजकल दिख रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी और सरकारी इंस्टीट्यूशंस काम नहीं कर रहा है। लोकपाल यूनियन मिनिस्टर के विरुद्ध काम कर सकता है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, किसी भी जहां कहीं फंड गया है वहाँ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करेगा। बोल रहा है कि CVC को पावर है, CBI के ऊपर लोकपाल को भी पावर दे दिया है।
दीज ऑल थिंग्स आर देयर। हालांकि लिमिटेशन है कि भाई तो जानते ही हैं, तो ये सभी कुछ है लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यहाँ पर जो सरकारी जो संस्थाएं हैं वो काम नहीं कर पा रही हैं कतिपय कारणों से। लोकायुक्त का भी वही, स्टेट में वही रोल होगा। राइट्स एंड प्रिविलेजेस दे दिया आपको। एडवोकेट जनरल हम लोगों ने पहले भी पढ़ाया है, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, ये आपको क्वेश्चन पूछ दिया है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, NHRC, हम पहले भी बात कर दिए होंगे इस पर कि जो पुलिस लोग जो एट्रोसिटी वगैरह कुछ करेगा तो इसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का बहुत बड़ा रोल होता है। इट इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी। अपॉइंटमेंट कैसे होता है देख लीजिएगा इसमें। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, जैसे सेंटर में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वैसे यहाँ पर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है। जैसे कि बॉन्डेड लेबर अगर कोई रखता है तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन विल कम इनटू प्रैक्टिस, है ना। तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये भी जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसमें मेंबर्स वगैरह का रोल होता है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, NCPCR, इसमें भी जो है आपको बच्चों पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आप काम करने की बात होती है। डिसेबिलिटी राइट इंस्टीट्यूशंस, विकलांग या फिजिकली चैलेंज्ड वो लोग हैं उनके लिए, ये सभी आपको राइटिंग वर्क करना होगा, लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, कौन कब बना, कौन कौन से इसमें मेंबर्स होते हैं, ये सब डिस्कस करना पड़ेगा। लाइक दैट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन तो दे ही दिया आपको। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, कुछ रिपीटेशंस अगर होता है तो आप इसको बुक के साथ जोड़ के पढ़ लीजिएगा, है ना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, ये सभी आपको स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज के बारे में यहाँ पर डिस्कशन में दिया हुआ है। नीति आयोग करेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल करेंटली इंक्लूड द प्राइम मिनिस्टर तो दिया ही हुआ है। NHRC प्रेजेंट पोजीशन, पढ़ लीजिएगा इसको। CBC ये आपका स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी का लिस्ट दे दिया हुआ है। दिस वे आई फाइंड दैट दिस चैप्टर स्टैंड्स ऑलमोस्ट कंप्लीट। आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, कुछ और क्वेश्चंस लिख लीजिएगा इसमें, कुछ और क्वेश्चन हम दे देंगे। तो हमारा काम है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, रेगुलेटिंग बॉडीज, इन सबों का मिला के आप लोग ध्यान से पढ़िए और उसका एक टेस्ट आपका लिया जाए और उस टेस्ट में कोशिश कीजिए कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। जो भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो उसको आप कम से कम 30-40 वर्ड में लिखें। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है मोर देन 100 वर्ड्स में लिखें। ये आपको एक टेस्ट होना चाहिए ताकि इस प्रोविजन से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, एक बार आपको याद हो जाएगा। तो आई फाइंड दैट दिस चैप्टर जो आपका है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये दोनों का आपका स्टैट्यूटरी बॉडी, ये जो 2-3 जो टॉपिक होते हैं, ये टॉपिक से क्वेश्चंस आने का एक न एक उम्मीद रहता है जरूर। तो ये आपका कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर होना चाहिए। फिर इसको कॉन्सेप्ट का रिवीजन कहाँ से ज़्यादा होगा? न्यूज़पेपर पढ़ने से। न्यूज़पेपर में कोई ना कोई न्यूज़ आता रहेगा, जब आता रहेगा उस समय ये आपको ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा क्योंकि आपका ग्राउंड वर्क किया हुआ रहेगा। ठीक है।